तो आज हम राहु के बारे में बात करेंगे। देखिए, वैसे एक ही वीडियो में राहु को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो खैर, मैं कोशिश करूंगा जितना से ज़्यादा हो सके। तो हो सकता है अब इसमें ये वीडियो कुछ थोड़ी सी लंबी बन जाए। तो अगर हम राहु के बारे में वैसे जानना चाहें तो ये सभी को मालूम है कि विष्णु भगवान ने इनका जो सिर और धड़ दोनों अलग किया था, क्योंकि उन्होंने अमृतपान कर लिया था। ये सभी को मालूम है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कुंडली में इसका क्या प्रभाव है, और पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका नेचर कैसा है। अब ये सभी को पता है कि जो राहु है वो एक शैडो प्लैनेट है, मतलब छाया ग्रह है, और 12 राशियों में से कोई मतलब किसी भी राशि का स्वामित्व इनको नहीं दिया गया है। अब इसकी क्या वजह है, ये अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर इनको आपने राशियां नहीं दी तो फिर इसको नक्षत्र क्यों दिए, और अगर इनको नक्षत्र दिए हैं, राशियां दी नहीं आपने, और ऊपर से इनको राहु और केतु को ग्रहों में अगर स्थान भी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इनको राशियां भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में इसका कोई भी जिक्र नहीं आता है कि इनको कोई राशियां दी गई हो। इसके बारे में अपवाद बहुत से हैं, बहुत से बुक्स में मिल जाएगा, क्लासिक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो अपवाद है। किसी ऋषि ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, कोई फिक्स पैरामीटर्स नहीं है इनका। अगर इनके विषय में वैसे बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है। तो अगर राहु के बारे में बात करें तो आपको सभी को पता ही है कि राहु का सिर्फ यहाँ तक फेस है। अब कहने का मतलब है ये सारा जो पोर्शन है ये राहु के अंडर आ जाता है। अब राहु इंटेलेक्ट का कारक है, हमारी बुद्धि का कारक है। वैसे नॉर्मल हम बात करें तो बुद्धि का जो कारक होता है वो बुध ग्रह होता है, लेकिन वो बुद्धि है, जैसे कि मान लीजिए आपका घर में ताला लगा हुआ है और आपके पास गुच्छा है चाबियों का, उसमें 10 चाबियां हैं। जो बुद्धि का कार्य ये है कि अगर आपका बुध ग्रह जो कुंडली में उसकी स्थिति ठीक है, तो फिर वो जातक क्या करेगा कि उस 10 में से 1-2 ऐसी निकाल के रख लेगा जो मतलब ताले के साइज के अनुरूप होंगी। उसमें से जाहिर सी बात है 1 या 2 में से कोई चाबी लग जाएगी। अब अगर मान लेते हैं किसी का बुध ग्रह कमजोर है, तो वो क्या करेगा कि हर चाबी लगा कर देखेगा। अब उसमें समय कितना व्यतीत हो जाएगा। उस बुद्धि का कारक बुध है, लेकिन राहु हमारी उस बुद्धि का कारक है जो अचानक हमारे विचार दिमाग में पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए जितने भी साइंटिस्ट हैं ये सब राहु के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम का हल हमें मिलता है तो अचानक ही मिलता है। विचार के उस हिस्से का मालिक राहु है जो अचानक हमारे दिमाग में पहुंचता है, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा बहुत महान कार्य कर जाता है। बड़ी बड़ी खोजें जितने भी वैज्ञानिकों ने की हैं वो सब इसी तरह हुई हैं। रिसर्च तो वो काम तो उस चीज पर बहुत देर से कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक जो थॉट आता है उससे क्या होता है कि उनको अपना रास्ता दिखाई दिया जाता है। अब विचार के उस हिस्से का मालिक राहु है। यही जो विचार का ये जो पॉइंट है ना, ये राहु ही फिर बड़ी बड़ी खोजें कराता है। जितनी भी आज तक वैज्ञानिकों ने खोजें की हैं ये सब राहु के अंतर्गत है। केतु का भी इसमें बहुत रोल है, क्योंकि केतु रिसर्च का कारक है। बिना रिसर्च के तो कोई खोज हो नहीं सकती ना, क्योंकि कोई भी विचार ऐसा सडन तभी आपके दिमाग में आएगा जब आप उस विषय पर काम कर रहे होंगे। वैसे तो कि एकदम तो होगा नहीं ना, किसी अलग विषय से आपको विचार आ जाएगा। तो विचार के उस हिस्से का मालिक राहु है। अब और अगर बात करें तो कुंडली में सभी को मालूम है कि जैसे मैंने पहले भी बात की कि राहु और केतु की कोई अपनी राशि तो है नहीं। अब ये कैसा फल देंगे, सीधी सी बात है कि जो इसकी ग्रामर है प्राचीन ज्योतिष की, उसके अनुसार तो ये है कि ये जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के स्वामी के अनुरूप फल देते हैं। वैसे जो राहु का स्वभाव है वो शनिवत कहा गया है, और क्योंकि राहु और शनि वैसे मित्र भी हैं आपस में। और ऊपर से एक और चीज बहुत नोट करने वाली है कि राहु को जो 3 नक्षत्र मिले हैं वो तीनों नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा। अब इसमें जो आद्रा नक्षत्र है वो मिथुन राशि में आता है। मिथुन का स्वामी बुध है, और बुध की राशि में ही ये उच्च का माना जाता है। छठे घर में राहु बहुत बढ़िया फल देता है। छठे घर के राहु वाले आदमी को कोई आसानी से हरा नहीं सकता। और ये मिथुन राशि है, इसका स्वामी भी मतलब बुध ग्रह है, ये भी इसका दोस्त है। उसका जो अगला नक्षत्र इसको दिया गया स्वाति है, अब वो तुला राशि में आता है। तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो भी इसका मित्र है। तीसरा जो इसका नक्षत्र है शतभिषा, वो कुंभ राशि में आता है। अब मजे की बात है कि कुंभ राशि का जो स्वामी शनि है वो भी इसका मित्र है। और उससे भी एक और बात आगे हम करें तो ये चारों आपस में मित्र हैं, यानी कि चारों का ये जो टोला है, ग्रुप है, जो ये चारों आपस में मित्र हैं। बहुत
ये बहुत सोचने वाली बात है कि इसको नक्षत्र भी सोच समझ कर दिए गए हैं, अपने मित्रों के ग्रह मतलब मित्रों की राशियों में ही इसको नक्षत्र दिए गए हैं। सीधी सी बात है, तभी ये अच्छा फल वहां पर दे पाएगा। और ऊपर से एक और बात करें, ये जो तीनों नक्षत्र है, ये तीनों के तीनों पूरे पूरे इसी इन राशियों में है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कोई नक्षत्र का एक पॉइंट तो किसी राशि में आ रहा है, तो दूसरा हिस्सा उसका किसी राशि में आ रहा होता है। जैसे मेष राशि है, तो उसमें जो कृतिका नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र का चौथा हिस्सा, फोर्थ हिस्सा जो है वो आता है अपना मेष राशि में। और ऊपर अगले, मेरा कहने का मतलब है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, जिसमें से 3 डिग्री 20 मिनट यानी कि उसका फोर्थ जो हिस्सा है वो मेष राशि में आता है। बाकी के जो 3 हिस्से हैं कृतिका नक्षत्र के, जिसका स्वामी सूर्य है, वो अगली राशि वृष में आते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अब इसका ये तीनों का पूरा पूरा जो नक्षत्र है ना, वो तीनों इन राशियों में आ रहे हैं। ये नहीं है कि आधा इसमें आ रहा है आधा उसमें आ रहा है। मेरा कहने का मतलब, ऊपर से एक बात और बहुत गौर करने वाली है कि ये जो तीनों नक्षत्र हैं वो उस राशि के मिडल में है, मध्य भाव में आते हैं। ये मध्य भाव का मतलब है कि ये बहुत पावरफुल है वहां पर राहु, इन तीनों राशियों में। ऊपर से इनकी तीनों मित्रों की राशियां में भी है। सीधी सी अगर इसको जनरल बात अगर करें तो मान लेते हैं कि इनको अब राशियां तो है नहीं, कहने का मतलब इनके पास अपना मकान नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी ये ज्योतिष बनाया है, ये तो अभी किंवदंतियां ही है ना, हमने सुना ही है, लिखा है कहीं भी, किसी ने भी बनाया। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने पराशर जी को बताया है। अब सीधी सी बात है कि मकान इनके पास है नहीं, लेकिन मकान का सबसे बड़ा कमरा, पावरफुल रूम इनको दिया हुआ है। यानी कि मेरा कहने का मतलब, राशि का जो मध्य का नक्षत्र है उसको स्वामित्व इनको है। कहना का मतलब बहुत पावरफुल है यहाँ पर ये। और तीन राशियों में इनका प्रभाव होने की वजह से एक तरह से ये तीनों राशियों के मालिक हो गए, मिथुन राशि के, तुला के और कुंभ के, क्योंकि बहुत होल्ड है इनका इन राशियों के ऊपर। अब और अगर बात करें तो जो राहु का कलर है वो धूम्र वर्ण है, स्मोक ग्रे। अब सीधी सी बात है कि राहु जो है हमारा फेस है, हमारा सोचने समझने की शक्ति है, इंटेलेक्ट है हमारा, टेलीपैथी इसके अंडर आती है। स्वप्न जो हमें ड्रीम्स आते हैं वो भी राहु के अंडर है, क्योंकि राहु क्या है, इल्यूजन, भ्रम है। वो बात जो आपको लग तो रहा है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। आप सपने भी ऐसे ही होते हैं। जब भी आप गौर करें कि हम नींद में होते हैं, तो जब सपने आ रहे होते हैं तो सपने के अंदर हमें यही लग रहा होता है कि हमारे साथ ही वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में जब हमारी नींद खुलती है तो हमें पता लगता है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये बात भी है कि आपने उस पल को जिया होता है। कई सारी ऐसी बातें ये भी हो जाती है कि कई बार वो सपने में देखी की बातें सच भी हो जाती है। वो राहु की स्थिति पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में कितना पावरफुल है। मेरा कहने का मतलब है, स्वप्न पर भी इसका पूरा जो कारक तत्व है इसका है। जो नई नई खोजें होती हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बातें की, वो भी नई नई जो नवीन खोजें हैं वो भी इसके अंदर है। पराशक्तियां, पराज्ञान, जैसे अभी ज्योतिष है, वास्तु है, ये सब पराज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब काम भी राहु के अंदर ही आते हैं। और इंट्यूशन पावर, मतलब आने वाली घटना का पहले ही आभास हो जाना, ये भी राहु के अंदर आती है बात। इल्यूजन, जैसे पहले बात कर चुका है, ये भ्रम में डालता है। जैसे अभी मैंने पहले ताले वाली और चाबी वाली आपको बात बताई, थोड़ा सा भ्रमित कर देता है। इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होगी, जिसका भी राहु पावरफुल होगा। और अगर दिशा की बात करें तो ये हमारे साउथ वेस्ट दिशा का स्वामी है। और साउथ वेस्ट दिशा का स्वामी होने की वजह से बहुत अहम योगदान है इस दिशा का हमारे घर में, क्योंकि साउथ वेस्ट जो दिशा होती है, ये हमारी एक तो स्टेबिलिटी की दिशा होती है। आपको अपने जीवन में कितनी स्थिरता मिलेगी ये भी इसी दिशा से पता लगता है। रिलेशनशिप यहीं से देखे जाते हैं। मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही तो इस दिशा में फॉल्ट होता है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो दिशा है हमारे रिलेशनशिप को बिल्ड करती है। और बिल्कुल इसके जो ऑपोजिट दिशा होती है, जो नॉर्थ वेस्ट का सेकंड पॉइंट होता है, वो कामदेव के अंतर्गत आती है, जो अट्रैक्शन जोन कहलाई जाती है। जब भी ये दिशा खराब होगी तो वो भी साथ में खराब होगी, वो खराब होगी तो ये भी साथ में खराब होगी। कहने का मतलब दिशाओं में भी इसका बहुत अहम रोल है। सीधी सी बात है। अब मान लेते हैं अगर किसी का राहु लगन में बैठा हुआ है, जब भी राहु लगन में होगा तो ये जो सभी मैंने अभी बातें की, ये सभी गुण आदमी में होंगे। बहुत तेज दिमाग होगा उसका, मैनिपुलेट करना उसको आता होगा। मान लीजिए अगर ऐसा कोई दुकानदार है ना, उसके पास अगर कोई ग्राहक आया तो एकदम से सोचना नहीं पड़ेगा, उस ग्राहक को देखकर उसके हिसाब से रेट लगाकर उसको सामान टिका देगा। राहु वाले अपना फायदा देखते हैं
आज के युग में ठीक है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का राजा राहु है। ये जो हम इंटरनेट के द्वारा आपसे बात कर पा रहा हूं मैं, टेक्नोलॉजी जितनी भी है सब राहु के अंतर्गत आती है, इसलिए किंग मेकर भी यही है आज के युग में। राजनीति में बहुत इसका अहम रोल है। बिना राहु की इन्वॉल्वमेंट के आप अच्छे राजनीतिज्ञ तो हो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते, क्योंकि सूर्य मान लो आपका बलवान है लेकिन राहु नहीं है, तो आप पॉलिटिशियन तो बहुत बढ़िया होंगे लेकिन जीत नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि राहु मैनिपुलेट करना राहु का काम है और अकेला सूर्य ये नहीं कर सकता। इसके लिए सूर्य का बलवान होना पॉलिटिशियन के लिए बहुत जरूरी है। जिसका भी सूर्य और राहु बलवान होगा वो बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन बनते हैं, जल्दी से हारते नहीं है। अब और अगर बात करें, इसका जो स्टोन है वो गोमेद है। मान लीजिए आपकी, खैर वो कुंडली देखनी पड़ती है कि आपको सूट करता भी है गोमेद नहीं, वो भी यहाँ पहना जा सकता है। तो ये सबसे जो हमारी मिडल फिंगर है यहाँ पर पहना जाता है, क्योंकि ये शनि की फिंगर है, तो शनि इसका मित्र है, इसलिए यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट देता है। पंच धातु में इसको पहना जा सकता है। तो मान लेते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि मान लो राहु लगन में है, लगन में राहु, जब भी लगन में राहु होता है, लगन हमारा होता है हमारे घर की पूर्व दिशा, यानी कि आपको सभी को पता है कि पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है, और जो लगन का हमारा हाउस है इसमें मेष राशि आती है, इसमें सूर्य उच्च का होता है। राहु और सूर्य आपस में दुश्मन है। जब भी यहाँ पर राहु आएगा तो आपका सूर्य खराब कर देगा। सूर्य क्या है, हमारा सोशल एक्टिविटी है, हमारी लोगों से हमारा जुड़ाव है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जातक अपने फायदे के लिए ही उनका यूज करेगा, रिश्तेदारों को भी उन्हीं के साथ ही ये मिलेगा बरतेगा, यहाँ पर इसको फायदा होता होगा, नहीं तो ऐसे अपना टाइम खराब नहीं करेगा। अब देखा जाए तो ठीक भी है, प्रैक्टिकल है, लेकिन रिश्तों के मुकाबले थोड़ा सा ये सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो लगन का जो राहु होगा। अब एक और चीज इसमें देखने में आई है कि एक्चुअली में राहु क्या है, तूफान है। जब भी ऐसे जातक का जन्म हुआ हो, अगर उसके मतलब जिसका जन्म हो रहा है उसके नाना उस वक्त वहां पर हो डिलीवरी के वक्त, या उस वक्त बारिश आ रही हो, तो फिर ये राहु बहुत जबरदस्त फल देता है, उसको बहुत तरक्की करता है आदमी, बहुत शुभ रिजल्ट देता है यहाँ पर। फिर सूर्य के मतलब इतने खराब फल नहीं मिलते। और अगर बात करें तो इसकी जो इष्ट देवी है ये माता सरस्वती जी है। माता सरस्वती जी की पूजा करने से भी राहु शांत होते हैं, खुश होते हैं, आपका राहु पावरफुल होगा और आपको अच्छे फल ही देगा। धूम्रवन मैंने आपको इसका बता दिया है। और एक और अगर बात करें, जैसे जो ओम जो हमारा साइन है, ओम के ऊपर की ये जो बिंदी है इसको राहु माना जाता है। अब आप खुद ही सोचो राहु की कितनी बड़ी उसको उपाधि दी हुई है कि ओम में जो चंद्रमा के ऊपर जो बिंदी है वो राहु है। अब तो ये खराब कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये सब गुण तो राहु, जिसका भी लगन में राहु होगा या मेष राशि में राहु, मेरा कहने का मतलब है, अभी फिलहाल मैं लगन की बात ही कर रहा हूँ, और भावों में तो इसके फल भी चेंज हो जाएंगे। अब जिसका भी राहु लगन में होगा तो सीधी सी बात है कि वो आदमी बहुत प्रैक्टिकल होगा और उसको अपना काम निकालना आता है, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन करके वो अपना काम निकाल लेगा, और मतलब फायदा उसने अपना ही देखना है। वहां पर ये कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि मान लो अगर किसी की मदद करनी है तब करेगा अगर इसका खुद का कोई फायदा हो बीच में, वैसे नहीं करेगा किसी का। जब भी राहु लगन में होता है तो आदमी के जो ज्यादातर क्या देखा गया है कि राहु लगन वाले के सामने वाले जो स्थान होता है, या तो वहां पर खाली स्थान होता है, मकान नहीं बना होता, खाली उजाड़ होता है, या अगर कोई मकान वहां बना भी हो तो वहां पर लोग आते जाते रहते हैं, उनको स्थायित्व नहीं मिल पाता। पुत्र संतान से उस घर के सामने वाले व्यक्ति को हमेशा दिक्कत रहेगी, या तो पुत्र संतान होते नहीं है, या किसी ना किसी तरह उसे पुत्र पीड़ा मिलती रहेगी, या पुत्र से संबंध खराब हो जाएंगे, कोई ना कोई दिक्कत उसको रहेगी। और राहु लगन में होने की और एक निशानी है कि जो आपके घर की दहलीज है उसके बिल्कुल सामने गटर होगा, चैम्बर जरूर बना होगा वहां पर, या ये सीधी निशानी है कि राहु आपका फर्स्ट हाउस में ही है। और जैसे बात करें राहु और क्या है, टॉयलेट है, तो ज्यादातर क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये पूर्व दिशा है, तो उस घर के जातक का जो घर है उसकी पूर्व दिशा में ही टॉयलेट बना होता है। सीढ़ियां भी राहु के अंतर्गत आती हैं, और अगर राहु और शनि की इन्वॉल्वमेंट साथ में आ जाए तो कई बार क्या होता है कि पूर्व दिशा में सीढ़ियां होती हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी का राहु फर्स्ट हाउस में है और आपने पूर्व दिशा में मतलब सीढ़ियां बनाई हुई है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी साउथ वेस्ट दिशा भी खराब हो जाएगी और पूर्व दिशा भी खराब हो जाएगी,
क्योंकि जो राहु है वो साउथ वेस्ट दिशा का मालिक है। ये भाव साउथ वेस्ट नहीं है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है। फोर्थ हाउस साउथ वेस्ट नहीं होता, नॉर्थ होता है ये। और जैसे मैं बात कर रहा था, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने राहु को वहां पूर्व दिशा में स्थापित कर दिया और सूर्य आपका खराब हो गया। अब सूर्य खराब होने से क्या होगा, राज दरबार में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अपने उच्च अफसरों से आपकी नहीं बन पाएगी, पेनल्टीज पड़ेगी। ज्यादातर ये तब होता है क्योंकि राहु जब भी यहाँ आ जाता है ना, तो ये लोग टैक्स की चोरी या बिजली की चोरी जरूर करते हैं। ज्यादातर केसों में मैंने तो यही देखा है। अब उससे क्या होता है कि अब सब कुछ किसी भी तरह की सरकारी गड़बड़ करने से, चोरी करने से, सरकारी चोरी की बात कर रहा हूँ, जैसे लोग टैक्स नहीं देते या बिजली की चोरी कर देते हैं, उससे सूर्य उनका और वीक हो जाता है। अब राहु जिसका लगन में होगा, अगर आपने ये चेक करना है कि सूर्य ठीक है या नहीं, तो ये देखें कि आपके घर में रिश्तेदार कितने आ जा रहे हैं। जब भी राहु लग्न में होता है, सूर्य अगर खराब हो जाए तो क्या होता है कि उससे लोगों का घर में आना जाना भी कम हो जाता है। तो इसका सीधा सा उपाय है कि आपको कोई ना कोई गेट टुगेदर अपने घर में करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका सूर्य एक्टिव रहे, आपका समाज से जुड़ाव बना रहे। क्योंकि राहु प्रैक्टिकल होने की वजह से ये अपना जुड़ाव रख नहीं पाते। उसका सीधा सा मतलब है सूर्य खराब हो जाएगा। सूर्य खराब होना, सूर्य क्या है, हमारा नेम, गेन, फेम है। तो अगर आपको हमारी शोहरत जो हमें सूर्य दिलाता है, अगर ये सब चीजें प्राप्त करनी है तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपको पूर्व दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, खास तौर पे उनके लिए जिसका फर्स्ट हाउस में राहु है। फिर तो ये पक्का ही हो गया काम कि आपने अपना पूर्व दिशा खुद ही खराब कर ली। ऐसे ही मान लो मान लेते हैं यहाँ राहु के साथ अगर शनि भी हो, और सपोज कीजिए ऐसे आदमी की किसी की कोई फैक्ट्री है जहाँ उसने लेबर काम पे रखी हुई है। अब राहु और शनि आपस में दोस्त हैं और सूर्य उनका दुश्मन है। अब तो ये दोनों मिलकर फिर सूर्य की बैठ बजाते हैं। मान लो कि ऐसी फैक्ट्री है तो शनि क्या है, लेबर है। अब उस आदमी की लेबर ही उसको बहुत तंग करने लग जाएगी अगर शनि और राहु दोनों इकट्ठे हुए। कोई भी काम टाइम से हो नहीं पाएगा, ऑर्डर कोई प्रोडक्ट हमने बनाना है टाइम से दे ही नहीं पाएंगे ऑर्डर आप, जिसकी वजह से नुकसान होगा आपको। वैसे भी जो राहु है ये सडन नुकसान देता है और सडन ही फायदा भी देता है। यहाँ पर ये इतना अच्छा वर्क करता नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो अगर वास्तु के अनुसार भी देखें तो जैसे मैंने आपको कहा कि राहु साउथ वेस्ट का मालिक है, और साउथ वेस्ट जो एलिमेंट होता है हमारा अर्थ एलिमेंट होता है, पृथ्वी तत्व होता है। और पृथ्वी तत्व और ये जो पूर्व दिशा है ये वायु तत्व है, यानी कि वुड एलिमेंट, जिसको फेंग शुई में वुड एलिमेंट बोलते हैं, वास्तु में इसको वायु तत्व बोल देते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए ये जो जगह जहाँ पर अगर चली गई, अब जो पेड़ पौधे होते हैं वो जब एकदम हम उनको जमीन से निकालते हैं तो सारी जो धरती होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। अब यहाँ पर भी इसका यहाँ पर जाने का भी यही मतलब है कि आपके जो समाज में रिलेशनशिप जितने भी है ना वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया कि अर्थ एलिमेंट को वायु वुड एलिमेंट मतलब पूर्व दिशा में पहुंचा दिया। अब यहाँ ये हो कि यहाँ को कि एलिमेंट अगर साउथ वेस्ट में आ जाए तो भी यही बात होगी। दोनों हालतों में नुकसान पूर्व दिशा का ही होना है। पूर्व दिशा ही हमें नेम फेम गेन देती है, शोहरत देती है, समाज में आपका रुतबा, ये सब श्री सौभाग्य, ये सब पूर्व दिशा से ही देखा जाता है। इसलिए मैं ये आपको बता रहा था कि आपको कभी भी पूर्व दिशा में टॉयलेट नहीं रखना। मान लीजिए किसी की लगन कुंडली में अगर लगन में राहु नहीं भी है, अगर आपने पूर्व दिशा में टॉयलेट बना दिया तो आपने खुद ही राहु का वहां स्थापित कर दिया। इसीलिए पूर्व दिशा में जो टॉयलेट है निषेध है, अच्छा नहीं माना जाता। अब और अगर बात करें हम तो ये छठे घर में उच्च के फल देता है राहु, क्योंकि जब भी राहु छठे भाव में आएगा तो सीधा सा मतलब है कि केतु 12th में आएगा। केतु 12th में उच्च के फल देता है। अब मान लीजिए किसी का 6th हाउस में राहु है, 12th हाउस में केतु है, तो इस जातक को कुत्ता रखना बहुत अच्छे फल देता है। अब कुत्ता किस कलर का रखना है ये एक अलग विषय है, उसमें फिर और चीजें देखनी पड़ती हैं, पर ये जनरल ब्लैक कुत्ता आप रख सकते हैं, क्योंकि कुत्ता रखना इस जातक को बहुत ज्यादा फायदा देता है। और राहु जो है जैसे कि साउथ वेस्ट मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट दिशा का स्वामी है राहु। अब क्या है ना कि अगर मान लेते हैं साउथ वेस्ट एग्जैक्ट बिल्कुल साउथ वेस्ट के कॉर्नर में जो स्थान होता है हमारा, ये हमारे जो बड़े पूर्वज हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मतलब पितरों का स्थान होता है। अगर किसी तरह भी आपका ये साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो गया तो फिर राहु बहुत तंग करता है। साउथ वेस्ट डिस्टर्ब कैसे होगा, मान लेते हैं कि अगर आपने साउथ वेस्ट में ही टॉयलेट बना दिया, आपने कई वीडियोस में देखा होगा ना कि बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना दो। एक्चुअली में
साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनता, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक पॉइंट होता है, वो डिग्री के लिए देखना पड़ता है कंपास के साथ, वो जोन होता है टॉयलेट बनाने का। और एक और जो जोन होता है जिसमें टॉयलेट बनाना मतलब अच्छे फल देता है, वो होता है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक पॉइंट होता है। ये दो पॉइंट मेन है, और एक ईस्ट में भी होता है, लेकिन मैं अवॉइड ही करता हूँ ईस्ट में टॉयलेट बनाना। तो ईस्ट का बनाने का मतलब सीधा था कि सूर्य को खराब करना, सूर्य खराब करेंगे तो सभी कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि सूर्य हमारे सेहत का भी कारक है। तो फिर सेहत संबंधी भी दिक्कतें आने लग जाती हैं। अब सेहत संबंधी जो दिक्कतें जब राहु देता है तो ये बहुत लंबी लंबी बीमारियां देता है, क्योंकि ये लंबी लंबी बीमारियों का कारक है। बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, किसी भी तरह का बड़ा इन्फेक्शन जो जल्दी से क्योर ही नहीं हो पाती, मतलब बहुत लंबा लंबा समय लग जाता है। ये ज्यादातर तब भी आ जाता है अगर कोई डंपिंग आपने साउथ वेस्ट में की, तो भी लंबी बीमारियां आएंगी। और यहाँ पर अगर किसी भी तरह का क्लैटर, कचरा, अस्त व्यस्त सामान, ये सब चीजें, गंदगी, ये सब चीजें जो है, जो हमारा डस्टबिन भी है, ये सब राहु के अंतर्गत आता है। और पूर्व दिशा में इन सब चीजों का होने का मतलब है कि आपने राहु को वहां प्लेसमेंट दे दी है खुद ही। अब आप सभी को मालूम है कि राहु सूर्य का दुश्मन है, सूर्य को ये ग्रहण लगाता है। इस प्रकार सूर्य आपका खुद ही ग्रसित हो जाएगा, मतलब आपने भोजन के रूप में खुद ही सूर्य इसको दे दिया है। तो ये सब चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। और अचानक विचारों के बारे में भी मैंने जैसे आपको सभी बता ही दिया है, और लंबी बड़ी बड़ी बीमारियां भी राहु के अंतर्गत ही आती हैं। एक चीज और बताता हूँ, जब भी आपके घर में कोई बीमारी ऐसी हो काफी दिनों तक चल रही है, तो उसमें साउथ वेस्ट दिशा खराब होती है। उसमें और कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ अपनी साउथ वेस्ट दिशा ठीक कर ले। साउथ वेस्ट दिशा में कोई भी क्लैटर नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर अपने पितर जो है वो खुश रहते हैं। और अगर ये पोजीशन आपकी है जहाँ आपका साउथ वेस्ट खराब है, यहाँ लगन में राहु है, तो आपको चाहिए कि वर्ष में एक बार अपने जो भी आपके पूर्वजों का या कुल देवी या कुल देवता का स्थान है वहां पर जाकर उनके दर्शन करें, उससे भी राहु शांत हो जाता है। अगर कोई आपके घर में बहुत लंबे समय से या आपको आप ही को कोई सेहत संबंधी दिक्कत आ रही है, तो उसके वजन के मुताबिक कोयले जल प्रवाह करें, उससे भी ये राहु शांत हो जाता है और बीमारी दूर हो जाती है। ये भी कर सकते हैं आप, और जौ भी जल प्रवाह कर सकते हैं। जो जौ होते हैं वो भी जितना आपका वजन है उतने या उसका 10वां हिस्सा, अपनी हिम्मत आपकी, वो भी अगर आप जल प्रवाह करेंगे सैटरडे को, तो उसमें भी सेहत संबंधी बहुत मतलब अच्छे फल मिलते हैं, सेहत ठीक हो जाती है। यही प्लेसमेंट अगर मान लेते हैं, अगर जैसे 8वां राहु हो, तो ये 8वां जो राहु है ये बहुत गड़बड़ करता है। अब ये कब बैठे बिठाए कब क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए किसी भी तरह के खुद छेड़खानी करके इसको जगाना नहीं है। जिसका जब मान लेते हैं अगर आपकी कुंडली में अष्टम राहु है, तो जिस महीने में भी आपका जन्म हुआ है उससे 8वां जो महीना है, मान लेते हैं किसी का जन्म हुआ है 1 जनवरी को, तो उससे 8वां महीना अपना अगस्त हो गया। तो अगस्त के महीने में आपने कोई भी ना तो अपने छत में रिपेयर करानी है, क्योंकि जो हमारे घर की छत होती है ये भी राहु होती है, और ना ही किसी भी तरह की टॉयलेट सीट में, बाथरूम में, मतलब किसी भी तरह की रिपेयर करानी है अपने जन्म से 8वें महीने में। और जब भी अगर आपको करवानी पड़े तो उससे पहले जौ जल प्रवाह कर सकते हैं, तब इसको छेड़िए, नहीं तो ये बहुत तंग करता है 8वां राहु। क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट को छेड़ने का मतलब है कि आपने राहु को खुद ही एक्टिव कर दिया, और छत को छेड़ने का भी यही मतलब है। जब भी 8वां राहु होता है तो घर में सीलन बहुत रहती है, और प्लम्बर का आना जाना घर में लगा रहता है, मतलब कभी कोई नल लीक हो गया, कभी पानी की टंकी लीक हो गई, ये सब दिक्कतें आती रहती है, सीलन रहती है। तो ये भी इसका मतलब यही है कि बैड राहु एक्टिव है, तो आपने इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, इनको भी बिल्कुल ठीक रखना है आपने। आपके घर में सीलन नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी भी तरह की पानी की लीक हो। वैसे भी जो जल है हमारा पैसे को रिप्रेजेंट करता है, जल के फालतू बहने का मतलब है कि आपका पैसा जा रहा है, टिक के नहीं पाएगा फिर पैसा आपको। ये सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। और जब भी मान लेते हैं किसी का अष्टम राहु हो, अगर जब गोचर में भी मान लीजिए ट्रांजिट में भी जब राहु 8वें भाव में गोचर कर रहा, तब इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी तरह का रिस्क वाला कोई काम नहीं करना, नहीं तो बैठे बैठाए मुसीबत गले पड़ जाती है। अब मान लेते हैं ना, जैसे कई बार क्या होता है कि 8वां राहु क्या करता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, लेकिन ऐसी इसी ही तरह की दिक्कतें आती हैं। अब मान लेते हैं आपको कि आपका दोस्त 10 साल बाद रास्ते में मिल गया, तो सीधी सी बात है कि आप बहुत सालों बाद मिला है, आपका बहुत अच्छा दोस्त था, तो आप उसको घर भी ले जाएंगे। अब 8वें राहु मान लेते हैं अगर किसी का लगन में लगन कुंडली में 8वें घर में राहु है, तो गोचर में भी यहीं पर गोचर कर रहा है, 8वें भाव में ही गोचर कर रहा है। अब इस स्थिति में अगर वो जातक उसको अपने घर ले गया,
तो पीछे पीछे पुलिस भी आ गई। पता चला कि ये ड्रग्स का काम कर रहा था, आदमी बैठे बैठाए खुद ही फंस गया। इसी तरह की ये बैठे बसाए मुसीबतें आठवां राहु दे देता है, इसलिए इसको यहाँ पर एक्टिव नहीं होने देना। एक्टिव ये इसी कंडीशन में होगा जब एक तो ये ध्यान रखना है कि पूरी लाइफ लॉन्ग है कि जन्म के महीने के 8वें महीने में आपने राहु को एक्टिव नहीं करना, बाथरूम या छत में रिपेयर नहीं करवानी। और नंबर 2, जब जिस वर्ष इसी राशि में गोचर में भी राहु तब भी आपको ये काम, फिर तो ये पूरा वर्ष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसलिए इसको यहाँ पर एक्टिव नहीं होने देना, क्योंकि ये काम तभी करेगा जब एक्टिव होगा। एक्टिव ही नहीं होगा फिर नहीं कर पाएगा। और अगर और भी खैर बात करें तो यहाँ पर और ध्यान देने वाली जो बात है, अष्टम राहु, ये ज्यादातर क्या होता है कि सीलन तो आती है। उस सीलन आने का मतलब क्या होता है कि जो सीलन, जैसे दीवार में सीलन आई, तो ये क्या है कि ये दीवार की स्किन है। अब मान लीजिए ऐसी कोई दिक्कत है तो उस घर में रहने वाले लोगों को स्किन इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो अगर मान लो आपके घर में स्किन इन्फेक्शन हो रही है तो सीधा सबसे पहला उपाय आपने यही करना है कि जहां पर भी घर में सीलन है या आप कहीं पर आपके घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ, प्लास्टर भी क्या होता है, स्किन होती है दीवार की स्किन, मतलब वास्तु के अनुसार देखें तो वास्तु पुरुष की स्किन है। तो वही जिस हिस्से में भी ये दिक्कत आएगी आपकी बॉडी के उस हिस्से में भी वहां पर आपको परेशानी आएगी। तो इन सब चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने बता ही दिया कि यह 8वें राहु वाले ईमानदार कम ही होते हैं, क्योंकि बहुत चुस्त चालाक होते हैं और ये मतलब शॉर्टकट अपनाने में यकीन रखते हैं। तो ये भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा। पकड़ में नहीं आते, हाँ ये बात है, पकड़े नहीं जाते, बहुत चालाक होते हैं, लेकिन ये फुल ईमानदार नहीं देखे जाते 8वें राहु वाले। किसी ना किसी तरह कोई ना कोई तिकड़म लगाकर अपना काम कर लेते हैं, फिर चाहे किसी का फायदा हो नुकसान हो कुछ भी होगा ड्राइवर। राहु और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत जबरदस्त व्यापारी का जन्म कराता है। अगर वो कोई जातक सेल्समैन है, मान लीजिए किसी कपड़े की दुकान में कोई सेल्समैन है, उसकी कुंडली में बुध और राहु इकट्ठे लगन में है, तो ये सेल्समैन क्या करेगा कि आपको बिना कुछ खरीदे हुए जाने नहीं देगा, पीछे पड़ जाए। आपने देखा भी होगा ना कि सेल्समैन ऐसे होते हैं कि आपने कुछ लेने गए, मान लो आपको नहीं पसंद आ रहा, पीछे पड़ जाते हैं, फिर आपको मजबूरी में कुछ ना कुछ लेके वहां पे आना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि बुध और राहु बहुत तेज बुद्धि देते हैं, क्योंकि बुध खुद बुद्धि का कारक है, लेकिन राहु क्या है कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। बहुत बढ़िया व्यापारी बन सकते हैं ये, बहुत बढ़िया जिस भी फील्ड में हो वो उसमें उनको सक्सेस मिलने की रेशो काफी बढ़ जाती है। अब उसी तरह बात करें अगर राहु और शनि की या राहु और बुध की, वैसे पहले बात कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी डीलर भी बहुत होते हैं, कमीशन एजेंट बहुत बढ़िया होते हैं। किसी ना किसी तरह आपको अगर मान लो कि प्रॉपर्टी डीलर है ना, उसमें शनि राहु के साथ है और बुध भी साथ में, अगर ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है तो फिर ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी अगर आपको दिखाने गए हैं ना, किसी ना किसी तरह आपको चेप ही देंगे। फिर ये आप ये नहीं देखते हैं कि आपका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इसलिए प्रॉपर्टी डीलर ये बहुत बढ़िया बनते हैं, कमीशन एजेंट प्रॉपर्टी डीलर बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ, लेकिन फायदा ये अपना देते हैं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, औरों से नहीं इनको कुछ लेना देना होता, अपना काम निकालना इनको आता है। ठीक है जी। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, वो फिर मैं कोशिश करूंगा इससे जो अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें और बताने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।